Hello, 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 everyone. So, today we will do management accounting. So, let's get started. Yeah. So, management accounting is a very interesting subject. So, I love this subject. This requires application of mind. आज एक हम छोटा सा टॉपिक करेंगे विच इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कि एक बिजनेस शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल्स लेट अस अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस आप कैसे डिसीजन लेता है। तो दोस्तों देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। सपोज एक बिजनेस है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा। लाइक आई वाज वर्किंग इन ए बिग फोर कंसल्टिंग फर्म, PwC। और वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। मैंने टीचिंग स्टार्ट करा। तो मुझे डिसीजन लेना था कि मैं टीचिंग करूं या ना करूं। तो जब मैंने स्टार्ट करा ना, मेरे पास दो स्टूडेंट्स आए, सिर्फ और सिर्फ दो स्टूडेंट्स आए। ठीक है। देखिएगा, अब अगर दो स्टूडेंट्स हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना, नॉर्मली हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, खर्चे करते हैं और उसके ऊपर हम लोग कॉस्ट के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉफिट चार्ज करते हैं और अपने कस्टमर से वो रिकवर करते हैं। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? मैंने भी यही करने की कोशिश करी। देखिए, लेकिन क्या क्या खर्चे होने वाले थे। सबसे पहले कुछ खर्चा होने वाला था इन स्टूडेंट्स पे कि मेरे को एक जगह रेंट पे लेनी थी और उसका मुझे रेंटल देना था। और सपोज करिए ये साल भर के स्टूडेंट है, तो रेंटल जो था मुझे सपोज 1 लाख पर मंथ देना था। तो 12 लाख मुझे रेंटल देना पड़ेगा। मैंने इन स्टूडेंट को बोला, अच्छा तुम पढ़ना चाहते हो, मुझसे ही पढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो खर्चे होंगे उसके ऊपर एक छोटा सा हम मार्जिन रख लेंगे और वो आप पे कर देंगे। ठीक है। तो 10 लाख 12 लाख जो है मेरा रेंटल कॉस्ट हो गई। फिर दोस्तों मैंने ना कुछ लोगों को भी हायर करा। तो सैलरी का भी कुछ खर्चा हुआ। मैंने एक ऑफिस बॉय रखा, मैंने काउंसलर रखा। सपोज कि मेरे को अपनी टीम धीरे धीरे मेरे को लगा कि बच्चे बढ़ेंगे, तो मैंने और भी लोग रखे और टोटल मेरे को जो टीम का बिल आता था वो आया 1 लाख पर मंथ, मान लीजिए वो भी। तो कॉस्टिंग जो मुझे टीम की आई वो भी 1 लाख पर मंथ था। तो 12 लाख इनके भी लग गए। ओके। मैंने ना पर स्टूडेंट उनको मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी, दो स्टूडेंट हैं और 10,000 का मुझे एक स्टडी मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है। तो मुझे इसकी जो कॉस्ट आई इन बच्चों के लिए वो लगभग 20,000। ठीक है। तो ये मेरा टोटल कॉस्टिंग आ गई। ये टोटल कॉस्टिंग है। और अब मैंने, बच्चों ने पूछा, अच्छा ये कॉस्टिंग है आपकी, प्राइस क्या चार्ज करोगे। मैंने कहा देखो, दो बच्चे हो, मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं वहाँ पे जो सैलरी ले रहा था, सपोज मैं 20 लाख ले रहा था, वो मैं आपसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आपके लिए ऑलरेडी ये कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं कुछ ही नॉमिनल सा प्रॉफिट ऐड करता हूँ इसमें, 80,000। इसको एक राउंड फिगर बना दिया मैंने। मैंने कहा 25 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है, तो 25 लाख पे आपका ये जो है आप मुझे दे दो। पर स्टूडेंट जो फीस रहेगी, वो दो स्टूडेंट हैं, 25 लाख डिवाइड बाई टू, 12,50,000 पर स्टूडेंट साल की फीस रहेगी। तो अगर आप मान लो ACCA पढ़ने आ रहे हो और मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ आपसे कॉस्ट ही चार्ज करी है, पूरे साल में मैंने 80,000 कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, चलो ठीक है, अभी मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं, अभी मेरे को आपकी हेल्प करनी है। तो क्या आप एज ए वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, आप ओके हो ये 12,50,000 फीस पे करने के लिए? मेरे को लगता है नहीं। ठीक है। क्या रेडी हो गए? नहीं। आप कहोगे इससे बढ़िया तो एक हम लोग MBA प्रोग्राम ना कर लें।
12,50,000 अगर पर एनम देना पड़ रहा है तो एक MBA प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके लिए डिस्काउंट, कि आप प्रॉफिट छोड़ दो, आप कॉस्टिंग ही दे दो, 12,10,000 पर पर्सन दे दो। शायद उस पर भी नहीं एग्री करोगे। फिर मैंने कहा 10 लाख दे दो, आपने उस पर भी नहीं एग्री करा। तो मैंने कहा यार ये ना कुछ गड़बड़ है मेरे प्राइसिंग में। तो लेकिन अगर मैं पर स्टूडेंट फीस पर एनम अगर मैं बोलूँ कि चलो आपकी फ़ीस 50,000 पर एनम रहेगी, अब ठीक लगता है कि 50,000 पर एनम आपकी फ़ीस रहेगी, 50,000 रुपीज़, तो इज़ इट ओके ना? अब आप कहोगे हाँ सर ये बढ़िया है। लेकिन अगर ये आपके लिए बढ़िया है, देखिए मेरे लिए क्या होगा इसमें, देख लेते हैं कि मेरे लिए क्या होगा। 2 स्टूडेंट्स पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए 2 हैं, ठीक है जी, तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा पर स्टूडेंट? 50,000 है तो 50,000 इंटू 2, मैं स्टडी मटेरियल दूंगा। स्टडी मटेरियल कितने का आ जाएगा? 10,000 इंटू 2, इसके बाद कुछ बैलेंस बचेगा, वो कितना बचेगा? 1 लाख माइनस 20,000, ठीक है। इसके बाद फिर मैं कुछ कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ, रेंटल, जो कि 12 लाख। मेरा लैंडलॉर्ड तो कम नहीं करेगा, करेगा क्या आपको लगता है कि वो कहेगा ओके आप कोई बात नहीं, आप 2 ही बच्चे पढ़ा रहे हो इसलिए मैं आपको रेंटल कम कर देता हूँ, मैं 2 बच्चों के हिसाब से रेंटल दूँगा। मेरे स्टाफ को मैं बोलूँगा कि आप सैलरी कम ले लो, 2 बच्चों के हिसाब से जितनी फ़ीस आ रही है उसमें से सैलरी ले लो। क्या वो सैलरी कम लेगा? नहीं, वो भी सैलरी कम नहीं लेंगे। वो भी कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं सर, आप पढ़ाना है नहीं पढ़ाना आपकी मर्ज़ी है, बट हमें सैलरी पूरी दे दो। तो उसके बाद मैं देखता हूँ मेरा प्रॉफिट या लॉसेस कितने बचेंगे। आप देखो 80,000 में से मेरे को 12 लाख की सैलरी, 12 लाख का रेंट, मेरे पास 23,20,000, यही तो होना था। 24,20,000 मेरी कॉस्ट आ रही थी और मुझे 1 लाख का रेवेन्यू मिला। तो आप क्या कहते हो कि करना चाहिए मुझे ये काम या नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अब मैक्सिमम ऑफ यू विल से नो सर, आप गलत बिजनेस में हो, आपके बस की नहीं है काम करना, आपका ये चलाना बिजनेस, आप ना बंद कर दो ये दुकान। मैं कहूँ ओके, मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन मैंने कहा यार मैंने बिज़नेस ना इसलिए स्टार्ट नहीं करा। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या मैं उसको अप्लाई करके डिसीजन ले सकता हूँ? आप कहोगे नहीं आपकी कॉस्ट नहीं रिकवर हो रही, कैसे? मैं थोड़ा सा क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, ठीक है। मैं कुछ पर्सपेक्टिव देता हूँ क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब आप तब बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 से स्टूडेंट, 2 को अच्छा लगेगा, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। क्या मैं ग्रोथ के सोच सकता हूँ कि इतने स्टूडेंट मेरे पास बढ़ जाएंगे? हो सकता है। सपोज़ अगले साल वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी होते 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 नंबर स्टूडेंट का 50 हो गया। अब देखें क्या होगा, 50 स्टूडेंट अगर हो गए तो क्या, तो ये 50 स्टूडेंट अगर मान लीजिए 50,000 इंटू 50, अब मेरा रेवेन्यू होगा 25 लाख। मेरा स्टडी मटेरियल हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। 10,000 का एक स्टूडेंट के लिए कॉस्ट थी, 50 के लिए मेरी कॉस्ट 5 लाख हो जाएगी। मेरा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 20 लाख। अब मेरा लैंडलॉर्ड ये देखेगा कि मेरे 50 बच्चे हो गए तो मैं रेंट बढ़ा दूँ। मान लीजिए मेरा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, 5 सालों तक मेरा रेंटल सेम रहेगा। जो स्टाफ मैंने रखा हुआ 5 सालों तक जितने भी बच्चे बढ़ जाएं उतनी ही कॉस्ट रहेगी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा, सब कुछ मान लीजिए अभी सेम रहेगा यहाँ पे। तो अब मेरे रेंटल कॉस्ट कितनी लगेगी? अब मेरी रेंटल कॉस्ट वही 12 लाख ही लगेगी, 1 लाख इंटू 12। उसने कम नहीं करा था जब मेरे पास कम बच्चे थे, अब वो बढ़ाएगा नहीं। सैलरी कॉस्ट भी अब ये नहीं कहेंगे कि मेरा स्टाफ की जब पहले 2 बच्चे थे तो हम लोग 1 लाख ले रहे थे, अब तो 50 के हिसाब से बढ़ा दो। नो, उन्होंने कम भी नहीं करा था, वो मेरी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है। अब देखें अब कुछ फ़र्क पड़ेगा? अरे यार अभी भी 4 लाख का लॉस है। सर आप गलत बिजनेस में हो, आपको करना ही नहीं चाहिए।
चलो लेट मी शो यू सम मोर लाइट कि अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 से बढ़कर 100 हो जाते हैं तब क्या होगा। लेट अस सी। अब 50,000 इंटू 100 ये मेरा रेवेन्यू होगा। स्टडी मटेरियल जो होगा 50 कितना लगेगा, 10,000 स्टूडेंट हैं, एक के हिसाब से मुझे 10,000 तो 100 के हिसाब से 10 लाख, तो मेरे को जो बैलेंस मिलेगा दैट विल बी 40 लाख। उसमें से मेरी रेंटल कॉस्ट, मैंने कहा 5 साल तक कुछ भी बच्चे हो जाए उस प्रीमाइसेस में से 200 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मेरे को ये जो है रेंटल कॉस्ट तो अभी भी वही लगेगी। सैलरी कॉस्ट मान लीजिए अभी भी वही लगेगी। तो अब क्या होगा, अरे ये तो मैं 16 लाख के प्रॉफिट पे आ गया। कहाँ मेरा 23,20,000 का लॉस था, फिर 4 लाख का लॉस हुआ, फिर 16 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब अगर मान लीजिए अगले साल मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया, तो अब क्या होगा, मेरा रेवेन्यू 50,000 इंटू 200 इतना हो जाएगा 1 करोड़। मेरी जो कॉस्टिंग होगी मटेरियल की वो मेरी चेंज होगी 10,000 इंटू 200 20 लाख, और मेरा जो बैलेंस जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी 80 लाख्स। मेरा रेंटल अभी भी सेम है, उस प्रीमाइसेस में बिठा सकता हूँ, मेरा वो स्टाफ अभी भी 200 स्टूडेंट हैंडल करने के लिए सेम है। अब मेरा जो प्रॉफिट है लेट अस सी कितना हो गया, 56 लाख। तो क्या आपकी बात मानना और बिजनेस बंद कर देना सही रहता? आई डोंट थिंक सो। ये क्या हो गया, चमत्कार कैसे हुआ? आप तो 23 लाख के लॉस पे थे और आप अचानक से 56 लाख के प्रॉफिट पे आ गए। ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया। तो अगर मैं आपकी बात मान लेता और बिजनेस बंद करता पहले साल ही लॉस देखते हुए कि प्रोबेबल लॉस आने वाला है इतना, तो क्या मैं कभी बिजनेस कर पाता? आई डोंट थिंक सो। तो क्या हम शॉर्ट टर्म में पूरा प्रॉफिट या लॉस देख के डिसीजन लें? समटाइम्स नो। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे मैं आपकी बात मान के लॉस में करता तो मैं आगे बिजनेस नहीं चलाता और ये जो प्रॉफिट होना था मेरे को कभी भी नहीं होता। लेकिन मैंने डिफरेंटली सोचा कि 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 200 हो गए, तो उससे मेरा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने अपने आप को कुछ सालों का टाइम दिया। मैंने कहा अगर मान लीजिए 3 साल में प्रॉफिट नहीं आया तो मैं बंद कर दूँगा। तो आपको बिजनेस में एक शॉर्ट टर्म डिफाइन करना पड़ता है कि कब तक आप लॉसेस झेल सकते हो। तो कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म? मान लीजिए मेरे लिए शॉर्ट टर्म 3 साल था, किसी के लिए ये 2 साल होगा, किसी के लिए 5 साल होगा, किसी के लिए 1 साल होगा, किसी के लिए 10 साल भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, मान लीजिए हाईवे बनाने का, इट कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो। तो अगर मेरे लिए 3 साल था और 3 साल में मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले साल लॉस है, दूसरे साल लॉस है, आई विल स्टिल कंटिन्यू। बट ये हुआ क्या, कैसे हुआ ये चमत्कार? लेट अस सी दोस्तों ये क्या हुआ। यहाँ पे ना हमें समझना है कि मैंने डिसीजन कैसे लिया। मैंने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करा विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक है। लॉजिकल समझते हैं अभी कॉन्सेप्ट की इंटीग्रिटीज़ में नहीं जाते कि वहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एज ए लेमैन। तो देखिएगा यहाँ पे ना मेरी 2 तरह की कॉस्ट है। एक है वेरिएबल कॉस्ट जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से चेंज हो रही है, जो कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल है। और कुछ है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो कि मेरी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। 1 स्टूडेंट होगा तब भी उतनी, और 2 स्टूडेंट होंगे तब भी उतनी, और 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट होंगे तब भी उतनी। राइट? मुझे ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर ये डिफ्रेंशिएशन पता है मुझे तो मैं डिसीजन आराम से ले सकता हूँ। मैंने कैसे डिसीजन लिया देखिए, अगर मैं रेवेन्यू पर स्टूडेंट में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाता हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नहीं। यानी कि रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखें पर स्टूडेंट कितना आता है,
50,000 पर स्टूडेंट रेवेन्यू आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट 10,000 मटेरियल की कॉस्ट थी, 40,000 विल बी माय रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन। मैं बोलूँगा अगर मेरा कंट्रीब्यूशन दैट इज़ रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर ये पॉजिटिव आता है तो मैं बिज़नेस कंटिन्यू करूँगा। और देखिए मैंने यही करा इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ये 40,000 पॉजिटिव था तो मैंने कहा लेट्स डू इट। इफ कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, लेट्स डू द बिजनेस। तो मैंने बिजनेस करा। अब हुआ क्या देखिएगा ज़रा, जब 2 स्टूडेंट थे तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, पर स्टूडेंट 40,000 है, 40,000 इंटू 2 80,000 हुआ। उसमें से अगर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दी, जो कि मेरा रेंटल चाहे 2 हो तब भी उतना, तो 12 लाख, और सैलरीज 12 लाख, ये मैंने दोनों लेस कर दी तो मेरा ये प्रॉफिट आ गया। $80,000 माइनस 12 लाख माइनस 12 लाख, 23,20,000 मेरा लॉस आ गया। लेट अस सी, अब ये जैसे ही 50 हुए तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 40,000 पर स्टूडेंट इंटू 50, ये आपका 20 लाख हो गया। लेकिन अभी भी मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रही, तो मेरा जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली वो 4 लाख लॉस में रहा। अब अगर ये स्टूडेंट 100 हो गए तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो है 20 लाख, सॉरी कंट्रीब्यूशन विल बी 40,000 इंटू 100, 40 लाख। अभी भी रेंटल सेम रहा, अभी भी मेरी सैलरी सेम रही, ये मेरा 16 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब 200 अगर स्टूडेंट हो गए तो क्या हुआ, ये 40,000 इंटू 200 हो गया, मेरा कंट्रीब्यूशन 80 लाख हो गया, मेरे फिक्स कॉस्ट सेम रही इन टोटल, और मेरा 56 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये क्या हुआ अचानक से, मैंने सिंपली ये देखा कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो मैं आगे बिजनेस करता हूँ, क्योंकि जो बाकी कॉस्ट है वो ना जैसे से नंबर बढ़ेगा स्प्रेड होती जाएगी। आप देखिए यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 24 लाख है, ठीक है, सब जगह फिक्स लाख। अब जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी हो गई, अगर हम 24 लाख को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को देखें 24 लाख थी 2 स्टूडेंट पे, तो 12 लाख पर स्टूडेंट पड़ रही थी। अब जब 50 हुए तो यही 48,000 पर स्टूडेंट, जब 100 स्टूडेंट हुए तो एक स्टूडेंट के लिए मुझे 24,000 की कॉस्ट पड़ने लग गई। जैसे स्टूडेंट बढ़े और तो मुझे 12,000 की कॉस्ट हो गई। क्या मेरा प्रॉफिट या लॉस पर स्टूडेंट चेंज हुआ? देखो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट $40,000 है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट 12 लाख है, तो प्रॉफिट या लॉस पर स्टूडेंट कितना हुआ, 40,000 माइनस 12 लाख 11,60,000 हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 2 थे, तो ऑटोमेटिकली लॉस निकल के आ गया, प्रॉफिट और लॉस टोटल निकल के आ गया 11,60,000 इंटू 2 23,20,000। फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट वाले में 40,000 मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स रहा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट जो है मेरी 48,000 हो गई। अब जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है पर स्टूडेंट 8,000 लॉस रह गया।
अब स्टूडेंट बढ़ गए तो मेरा लॉस जो है 4 लाख पूरा रहेगा। कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 40,000 पर स्टूडेंट ही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट वॉल्यूम बढ़ने के साथ कम हो गई, तो अब 16,000, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 थे अब, और मेरा प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली 16 लाख पे आ गया। यहाँ पे 40,000 ही कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन पर स्टूडेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट केम डाउन टू 12,000। तो मेरा जो प्रॉफिट पर स्टूडेंट हो गया 28,000, और 200 स्टूडेंट अगर थे तो आपका ये प्रॉफिट 56 लाख। तो दोस्तों हुआ क्या इस पूरी एक्सरसाइज में, देखिए मैंने डिसीजन इस बेसिस पे लिया कि अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूँ शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन हर एक के लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए वो 3 साल था, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू 50,000 था, वेरिएबल कॉस्ट स्टडी मटेरियल की कॉस्ट थी, तो मैं आराम से रिकवर कर पा रहा था। तो उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन था वो 40,000 पॉजिटिव था। क्योंकि वो पॉजिटिव था तो मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉस कम होने लगेगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन टेक डिसीजन इन शॉर्ट टर्म। क्या हमेशा से सही टेक्निक होगी? नॉट रियली। अगर मान लीजिए ये 2 के स्टूडेंट 50 ना होते, 4 ही होते, फिर 6 होते, फिर 10 होते, इस तरीके से, तब मैं शायद मेरे लिए सही नहीं बैठता। बट जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम लोग समझ के चलना चाहिए कि हम पहले साल में ज़रूरत नहीं है कि पहले साल में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, राइट? ठीक है, इसका स्टार्टअप वाले कॉन्सेप्ट से भी कोई लेना नहीं है जो बर्न देखते हो आप। इसमें ये देखना है कि अब शुरुआत में आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती हैं और आपकी बाद में फ़िक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पर यूनिट फ़िक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। मेरे केस में स्टूडेंट्स थे तो पर स्टूडेंट मेरी फ़िक्स्ड कॉस्ट कम होती गई, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते गए तो पर स्टूडेंट मुझे 12,000 करना पड़ा जब 200 स्टूडेंट थे। तो मेरा ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन जो है 40,000 था, पॉजिटिव था, 12,000 की कॉस्ट मीट करने के बाद 28,000 पर स्टूडेंट प्रॉफिट आ गया। तो मेरे को 56 लाख का प्रॉफिट हो गया जब 200 स्टूडेंट्स हो। तो दिस इज़ हाउ वी कैन टेक डिसीजन इन शॉर्ट टर्म। वी नीड नॉट टेक डिसीजन ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। इन शॉर्ट रन व्हेन ए बिजनेस स्टार्ट्स ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू वेंचर, तो ये टेक्निक काम आ सकती है। तो आप एक होराइजन रख के चलते हो कि आप कितने साल तक सपोज मैक्सिमम लॉस झेल सकते हो। तो आपने सोचा 3 साल, अगर 3 साल में वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो आप इसको बंद कर दोगे। अगर वो 3 साल फिक्स नहीं है, 3 साल मैंने सोचा, अगर मान लीजिए आपने 3 साल में आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप डिसाइड कर लोगे सपोज बंद कर दिया। लेकिन अगर 3 साल में आपका प्रॉफिट आ गया तो आप कंटिन्यू करोगे। और डिसीजन कैसे लिया? आपने सिर्फ देखा कि मैं वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाए तो कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही सपोज 60,000 होती तो मैं कभी भी लॉसेस से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि तब मेरा हर स्टूडेंट पे 50,000 मैं ले रहा हूँ और 60,000 मेरा हर स्टूडेंट पे खर्चा हो रहा है, तो आई विल नेवर बी इन प्रॉफिट्स। लेकिन अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो मैं कहूँगा लेट्स गो अहेड विद दिस। तो यहाँ पे हमने डिसीजन इस तरीके से लिया एंड यू सॉ लकीली यहाँ पे अगर वॉल्यूम इस तरीके से चला तो मेरा जो है बिजनेस प्रॉफिट्स में आ गया एंड आई वुड कंटिन्यू दिस बिजनेस। तो इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेना सीखते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, इसको हम नाम देते हैं, इसी का पार्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके लिए पहले हमें एक फॉर्मेट सीखना होगा जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। हम ना एक प्रॉफिट निकालना सीखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट बोल सकते हैं। तो लेट अस सी, एक फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे जिसमें सपोज अभी हम लोग डॉलर में या पाउंड में बनाते हैं।
सपोज विल टेक रेवेन्यू, ठीक है, लेंगे, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट वेरी करेगी विद नंबर ऑफ यूनिट। जैसे मेरे केस में जो कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से वेरी करेगी वो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे स्टडी मटेरियल। उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो आया वो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद उसमें से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी आवर प्रॉफिट या लॉस, राइट। सो दिस इज हाउ वी अराइव एट प्रॉफिट और लॉस एज पर दिस कॉन्सेप्ट। हमारा डिसीजन सारा बेस्ड होगा, अगर ये फिगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो हम कहेंगे लेट्स डू दिस बिजनेस, तो कंट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आया प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक बिजनेस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $10। उसका मटेरियल जो लगता है उसमें, सपोज दिस इज ए पेन ऑफ $10, तो डायरेक्ट मटेरियल उसमें जो प्लास्टिक लगेगा, रिफिल लगेगा, सपोज दैट इज $3 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। उसको जो लेबर बनाएगी पर यूनिट, उसका जो वेजेस है सपोज $2, और उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस लाइक सपोज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पावर का खर्चा, जिससे मशीन चलेगी $1, तो आपका ये टोटल खर्चा है, ठीक है। और आपका ना, आपको रेंटल भी देना पड़ता है। सपोज फिक्स कॉस्ट आपकी जो साल की है दैट इज सपोज 200,000 पर एनम। फिक्स कॉस्ट आर गिवन पर एनम, राइट। और आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है ड्यूरिंग द ईयर वो सपोज 1 लाख, राइट, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आर 1 लाख। नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद के एनालिसिस भी इसके बेसिस पे करेंगे, राइट। तो लेट अस सी हम लोग कैसे निकालेंगे एज पर दिस सिस्टम मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिएगा कैसे, आप डॉलर में लोगे अमाउंट, रेवेन्यू देखिए कितना आएगा। अगर मैं पूरा रेवेन्यू लेता हूँ, 1 लाख यूनिट्स मैंने बेचे और $10 एक का मिला तो 10 लाख आ गया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं देखता हूँ तो कितनी आ गई, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आया विच इज़ 1 लाख इंटू सपोज 3। फिर मैंने लिया डायरेक्ट लेबर या लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट आएगी मेरे को 1 लाख इंटू 2। फिर मेरे को वेरिएबल एक्सपेंसेस लिए विच इज़ 1 लाख इंटू 1। तो ये मैंने सारे वेरिएबल कॉस्ट ली। वेरी क्यों करी, पर यूनिट है, जितने यूनिट बनेंगे उसके हिसाब से लगेगी। उसके बाद मेरे को इनको लेस करने के बाद आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आया 10 लाख में से ये सारी चीज़ें लेस करने के बाद, तो दिस इज 4 लाख। आई सेड दिस इज 4 लाख विच इज़ पॉजिटिव, लेट्स डू दिस बिजनेस, ओके। बट मुझे पूरी प्रॉफिटेबिलिटी भी जाननी है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कहा दी हुई है मुझे, रेंटल सैलरीज 200,000 का एक अमाउंट दे रखा है। उसके बाद मैंने कहा लेट अस सी द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट या लॉस जो है देखा कि मुझे 4 लाख माइनस 2 लाख, आपका 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, राइट। तो इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो मैंने करा ये डॉलर टोटल है। अगर मैं डॉलर पर यूनिट को बेस लेके चलूँ तो देखिए कैसे दिखेगा। रेवेन्यू पर यूनिट इज़ 10, $3 की वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, $2 की लेबर कॉस्ट है, $1 का वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं,
तो पर यूनिट जो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी $4। इसके बाद ये मैंने अगर कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बिकम यहाँ पे $4 पर यूनिट है, और $4 इंटू अगर मैंने 1 लाख यूनिट बेचे हैं तो 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख में से फिर मेरा ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 2 लाख, और मेरा प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी 4 लाख ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस 2 लाख ऑफ फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो आप देखिए यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है। अगर मैं इसको उल्टा एक ही कॉलम में यहाँ पे पुट कर दूँ तो आप देखिए 4 लाख कंट्रीब्यूशन माइनस 2 लाख फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आपका 2 लाख आ गया। तो ये दो तरीके हैं, आप चाहे तो टोटल फॉर्मेट से कर सकते हो, आप चाहो तो पर यूनिट वाले से कर सकते हो। फ़र्क क्या पड़ा, हमने टोटल में करा तो हर एक चीज़ को 1 लाख से मल्टीप्लाई करते गए, 1 लाख इंटू 10 लाख, देन डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख, 2 लाख विद लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आपका 4 लाख आ गया। उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करी तो आपका प्रॉफिट आ गया। अगर यहीं पर यूनिट करते तो मैं कहता रेवेन्यू पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम कर दी, मेरे को एक यूनिट पे $4 बच रहा है, तो 1 लाख यूनिट पे मुझे 4 लाख बचेगा। उसमें से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट 2 लाख की कम कर दी तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट बचेगा। तो ये आपका एक और तरीका है। तो हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना सीखा। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले करेंगे और उनको समझेंगे कि क्या होते हैं। लेट अस सी दोज फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलेज करते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जो हम लोग सीखेंगे दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, या इसको कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी बोला जाता है। दिस रेशो tells the relationship between contribution and sales. फॉर्मूला होता है इसका पीवी रेशो, इन परसेंटेज ये निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन अपॉन रेवेन्यू इंटू 100 ये बता रहा है फॉर एवरी $100 ऑफ सेल। इंटरप्रिटेशन अगर देखें, फॉर एवरी $100 ऑफ सेल हाउ मच इज योर कंट्रीब्यूशन। चलिए इस एग्जाम्पल में करते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल में पीवी रेशो। आप चाहो तो टोटल वाले फिगर से अराइव कर सकते हो, आप चाहो तो पर यूनिट वाले फिगर से अराइव करते हैं। हम दोनों से अराइव करके देखते हैं। देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू इनटू 100। तो 4 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन था ऊपर, 10 लाख की सेल्स थी, इनटू 100 या परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये आपका 40% बन जाएगा। पीवी रेशो इज़ नथिंग बट 40%। और अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हो तो उससे भी काम चलेगा। अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेते हो इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ 4 अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 10 इंटू 100। ठीक है, 4 अपॉन 10, अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो 40%। तो आप कुछ भी ले सकते हो, टोटल या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। सो दिस इज टेलिंग यू फॉर एवरी $100 ऑफ सेल्स देयर इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 40%, $40। या आप बोल सकते हो और एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $60। ठीक है, एंड ये हमें पता चलता है कि कंट्रीब्यूशन कितना है टूवर्ड्स मीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट।
हम डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रॉफिट या लॉस मैटर करते हैं। तो $40 हमारे पास पर अवेलेबल है फॉर एवरी $100 ऑफ सेल्स टू मीट आर फिक्स्ड कॉस्ट, एंड अगर फिक्स्ड कॉस्ट मीट हो जाती हैं तो उसके बाद टू रिजल्ट इन प्रॉफिट। तो ये पहला फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या CS रेशो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। I hope you have understood. Now, one of the most important formula is of break-even point. Break-even point क्या होता है? BEP शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए BEP जो है वो आपका क्या पॉइंट है? क्या ऐसा पॉइंट है जो दो चीज़ों को बराबर में बांट देता है? नो। ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉर्मली नोन एज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जनरली जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, प्रॉफिट सबकी इच्छा होती है और बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाने की इच्छा होती है, लेकिन सबसे पहले एंडेवर होता है कि कम से कम मैं उतना प्रॉफिट कमा लूँ कि मुझे अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो दैट पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस कम्स इज़ बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट। या आप बहुत सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं, राइट। इसको अभी हम चेक भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट सीखना है, BEP। हम यहाँ पे यूनिट्स में भी सीखेंगे, प्लस हम यहाँ पे BEP इन रेवेन्यू भी सीखेंगे, इन डॉलर्स में भी सीखेंगे सीधा, ठीक है। तो आप देखिए कि BEP यूनिट्स में कैसे निकालते हैं, BEP डॉलर में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। BEP इन यूनिट्स, अगर हमें BEP ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन BEP। अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, अगर यूनिट्स में निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके केस में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है आपको, देखिए आपको ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट आपने देखा था, टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट हमें टोटल में दे रखे हैं 2 लाख। तो 2 लाख आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है BEP इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 था, तो ये आपका 50,000 यूनिट्स आ जाएंगे कि जब आप 50,000 यूनिट बेचोगे तो आपका ना प्रॉफिट ना लॉस हो, राइट। अगर मैं डॉलर में चाहता हूँ इसके बाद, तो BEP सेल्स का नंबर है, तो जो यूनिट्स में आया BEP उसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 50,000 इंटू 10 5 लाख कर देंगे, राइट। अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि कैसे होता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो लेट्स डू इट। अगर मेरे 50,000 यूनिट्स हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था वो $4 रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $4। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन विल कम टू 50,000 इंटू 4, 2 लाख लेस। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस करूँगा तो मेरा 2 लाख लेस हो जाएगा, एंड मेरा प्रॉफिट या लॉस विल बी 2 लाख माइनस 2 लाख 0, राइट। अब BEP अगर मैं यूनिट्स में, अगर मैं डॉलर में डायरेक्टली निकालना चाहता हूँ तो भी हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, फॉर्मूला फॉर दैट इज कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन CS रेशो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। देखिए अभी हमने CS रेशो निकाला था,
विच वॉज 40%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है वो आपको दे रखी है 2 लाख अपॉन सी एस रेशो 40%, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 0.40 कर सकते हो। तो 5 लाख की जब आप सेल्स करोगे तो आपका टोटल सेल्स जो है आपकी अगर 5 लाख की है, ठीक है, सी एस रेशो दे रखा है आपको 40%, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा नथिंग बट, आपको बोलता है सी एस रेशो बता रहा है फॉर एवरी $100 सेल्स हाउ मच इज योर कंट्रीब्यूशन। अगर $100 की सेल है तो 40 कंट्रीब्यूशन है, अगर $5 लाख की है तो 5 लाख इंटू 40%, 2 लाख विल बी योर कंट्रीब्यूशन। उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट अगर आप लेस कर दोगे 2 लाख की, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस 2 लाख माइनस 2 लाख 0। आई होप दिस मेक सेंस। ओके गाइस, नाउ तो हमने ये बीईपी समझा कि बीईपी इज इस प्लेस जहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो है, और वो हमने निकालना सीखा। डायरेक्टली अगर हम डॉलर में निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो। अगर हम पहले यूनिट्स में निकाल के फिर वैल्यू में चाहते हैं तो हम यूनिट्स में निकालेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिर जो आएगा वो हमारी सेल्स यूनिट्स हैं, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके विल गेट द वैल्यू इन डॉलर। इसको एक और तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। देखो, डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखिए, एट बी पी कैन वी से फॉर्मूला कैसे बना, एट बी पी हम लोग बोल सकते हैं कि आपका टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। टोटल कॉस्ट को कैन आई विल डिनोट एज टी सी, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आई कैन से contribution will be equal to fixed cost. I can say number of units into contribution per unit will be equal to fixed cost. I will say number of units will be equal to fixed cost upon contribution per unit. तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से डराइव हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि सेलिंग प्राइस मिल जाए मुझे, तो आप देखिए ऐसा भी कर सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू न्यूमरेटर में सेलिंग प्राइस। अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेल्स देखूं बीईपी का, यहाँ पे दैट विल बी फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन, अगर मैं सेल्स को डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स पे ले आता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तब भी चलेगा। तो कैन आई से सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इन डॉलर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो। तो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए पूछा नहीं जाएगा, जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि बीईपी डेराइव कैसे होता है। तो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट, कि इंसान की सबसे पहले इच्छा होती है बिजनेस कि अपना कम से कम नुकसान ना हो, अगर फ़ायदा ना हो। तो 50,000 यूनिट अगर आप बेचोगे, ठीक है, आपने फोरकास्ट कर रखा है 1 लाख, लेकिन अगर 50,000 बेचोगे तो कम से कम नुकसान पे नहीं आओगे, फ़ायदा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट।
अब आपकी इच्छा की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, सीमा की सीमा है लेकिन आपकी इच्छा की सीमा नहीं है शायद। तो सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट देखते हैं क्या है। सपोज़ करो आपने कहा कि मुझे इस साल डिज़ायर्ड प्रॉफिट मेरा है $500,000, राइट। तो आप जानना चाहते हो कि कितने यूनिट बेचूं या कितने की सेल्स करूं ताकि मुझे डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो जाए 500,000 का। तो हम यूनिट्स में निकालना सीखेंगे और हम इसको सीखेंगे वैल्यू में भी, कि वैल्यू में या डॉलर में डायरेक्टली निकालेंगे कैसे। तो देखिए फॉर्मूला है सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट का। सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप यूनिट्स में पहले निकालना सीख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए अब इस क्वेश्चन में अगर हमें निकालना हो तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट है हमारा 5 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे था हमारे को 4 रुपीज़। तो जब आप 1,75,000 यूनिट बेचोगे तो आपका ये प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 500,000 आ जाएगा। सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है डॉलर में अगर हम निकालें तो यूनिट्स जितनी आई हैं इनटू सेलिंग प्राइस, तो 1,75,000 इंटू $10 तो 17,50,000। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो करिए। आइए देखिए, अगर मैं यूनिट्स को पहले बेस लेके चलूँ तो सेल्स यूनिट्स जो है वो आपकी 1,75,000 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें पता है $4 है। तो आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू जो होगी वो होगी नंबर ऑफ़ यूनिट 1,75,000 इंटू 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 7 लाख का कंट्रीब्यूशन आया। उसमें से आप अगर फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे विच इज़ टू द ट्यून ऑफ 2 लाख, तो यू विल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख, राइट। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये आपने सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट यूनिट में सीखा। अगर सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट डायरेक्टली अगर आप डॉलर में निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला इज सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन CS रेशियो। अप्लाई करिए, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 2 लाख प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज़ 5 लाख, CS रेशियो इज़ 40%। सॉल्व दिस यू विल गेट द अमाउंट। 17,50,000 की सेल्स पे आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स हमने लिखा डॉलर में, वेरीफाई करते हैं, लेट्स डू इट वेरिफिकेशन। सेल्स अगर डॉलर में आपको दे रखी है 17,50,000, उसमें आपका CS रेशो दे रखा है 40%, तो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल जो आएगा वो आएगा सेल्स इनटू CS रेशो। For every $100 of sales, contribution of 40 is there, less fixed cost, वो आपकी 2 लाख ही रहेंगी। तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो आपका ये आ गए 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख का प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज वेरीफाइड, क्लियर। अब आप समझेंगे कि फॉर्मूला हमें रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला कुछ भी नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट वाला ही सेम फॉर्मूला है। अगर मैं इसको डेराइव कराऊँ, दिखाऊँ ज़रा, एट सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या हो रहा है, बस आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं।
जो अब आपका रेवेन्यू है वो आपकी टोटल कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाह रहे हो आप। पहले डिज़ायर्ड प्रॉफिट ज़ीरो था, तो जब डिज़ायर्ड प्रॉफिट ज़ीरो होता है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब जब डिज़ायर्ड प्रॉफिट एक वैल्यू आ गई आपके पास कि इतना डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस पर जो है आपने ज़ीरो की जगह आप अगर देखोगे आपने एक 5 लाख रख दिया, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रख दूंगा तो इट विल बिकम फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो रेवेन्यू लिया इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट लाइक वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट? Can I write it like revenue minus variable cost is equal to fixed cost plus desired profit? Can I write like this, contribution is equal to fixed cost plus desired profit? Can I write like this कि units into contribution per unit is equal to fixed cost plus desired profit? Can I write like this, units is equal to fixed cost plus desired profit upon contribution per unit, right? तो ये आपका फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका आ गया सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, अब आपको सेल्स वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू इज यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस is equal to fixed cost plus desired profit upon contribution per unit, और इन सबको ब्रैकेट के बाद आपका सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस फॉर्मूला विल बिकम फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन, ये आपका न्यूमरेटर से नीचे अगर चला जाएगा सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो दिस विल गिव मी सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन CS रेशो। तो ये डेरिवेशन आपको बस अपने लिए पता होना चाहिए, दिस इज़ नॉट फॉर द एग्ज़ाम। तो FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये आपने सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला समझा, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप यूनिट्स में चाह रहे हो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन CS रेशो अगर आप डायरेक्टली सेल्स वैल्यू चाह रहे हो। तो वो आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है। अगर आपको यूनिट वाइज डेटा नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आपको वैल्यू में निकालना पड़ेगा। अगर यूनिट वाइज डेटा दे रखा है देन आपको यूनिट्स में निकालने के लिए भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, और वैल्यू में भी निकालने को बोल सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट वी विल डू इन दिस डेमो। देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखिए क्या कॉन्सेप्ट आप समझिए। आप आज कितने की सेल्स कर रहे हो, आप सपोज़ आज जो सेल कर रहे हो, शुरुआत में हमने जो एग्जांपल लिया, या बजटेड सेल्स आपकी कितनी है, जो आपने सोचा 1 लाख यूनिट, कि आप 1 लाख यूनिट की सेल कर रहे हो या 10 लाख वैल्यू की सेल कर रहे हो, और तब जाके आपका प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी सेल्स कितने % तक गिर जाए या कितनी गिर जाए वैल्यू में कि तब तक मुझे नुकसान ना हो। अगर आज 10 लाख की हो रही है कि एक्स अमाउंट तक गिर जाए कि मुझे तब भी नुकसान ना हो, मुझे चलो फ़ायदा नहीं हो, लेकिन मुझे कितने तक की गिर सकती है तब तक मुझे नुकसान नहीं होगा। तो हम जानना चाहते हैं, देखो आज एक बिज़नेस 10 लाख की सेल कर रहा है, राइट? तो हम जानना चाहते हैं कि बाय हाउ मच सेल्स कैन फॉल बिफोर रिजल्टिंग इनटू लॉसेस। बाय हाउ मच सेल्स कैन फॉल बिफोर रिजल्टिंग इनटू लॉसेस।
देखिए, इसके लिए ना दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। एक तो आपका टोटल या बजटेड सेल्स जो आपने निकाली है, एक आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था। आप आज देखिए कि अगर आप 10 लाख की सेल कर रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे यानी कि 5 लाख की सेल करते हो तो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सामान बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस? तो बिल्कुल सही है, ब्रेक इवन पॉइंट है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इससे अगर ऊपर सामान बेचोगे तो फ़ायदा होगा, इससे अगर नीचे सामान बेचोगे यानी कि 5 लाख से कम का सामान बेचोगे तो नुकसान होगा। तो हमारी सेल्स आज 10 लाख है, 10 लाख से कितने तक गिर सकती है? 5 लाख तक गिर सकती है बिफोर रिजल्टिंग इनटू लॉसेस। अगर उससे नीचे गिर गई तो नुकसान है। देखिए, अब अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू करें तो उसका फॉर्मूला है एक्चुअल या बजटेड सेल्स जो भी आपको दे रखी हो माइनस बीईपी सेल्स, राइट। अगर आप यूनिट में निकालना चाहते हो तो यूनिट में निकाल लो, एमओएस इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। आपकी बजटेड सेल जो थी वो थी 1 लाख यूनिट्स, राइट, और आपकी बीईपी सेल्स 50,000 थी। क्या हमेशा ये इक्वल आएगा? नो। ये तो इस बार क्वेश्चन में आपकी एक्चुअल सेल्स 1 लाख थी और बीईपी एग्जैक्टली हाफ आ गया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आपकी एमओएस यूनिट जो है वो आपकी कितनी आ गई? 50,000। कि आपकी सेल अगर 1 लाख है, उससे 10,000 कम हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, 20,000 कम हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, 50,000 तक भी कम हो जाएगी तो भी आप लॉसेस में नहीं आओगे। लेकिन 50,000 से ज़्यादा कम हुई, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बता रहा है कि अगर मान लो 51,000 गिर गई तो आप लॉसेस में आ जाओगे। आप कैलकुलेट कर लेना 49,000 पे, सीधा सीधा दिमाग में 49,000 इंटू या 10,000 60,000 गिर गई तो 40,000 रह गई, 40,000 टू 4 कॉन्ट्रीब्यूशन 1,60,000, उसमें से 2 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट है तो आपका 40,000 का लॉस आ जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में इस तरीके से निकालते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर में अगर वैल्यू में निकालना हो तो अगेन फॉर्मूला इज सेम, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स आपको कभी एक्चुअल दे रखे होंगे कभी बजटेड। तो 10 लाख की बजटेड सेल्स थी, अब माइनस बीईपी सेल्स वाज 5 लाख। तो आपका 5 लाख तक सेल्स गिर सकती है बिना लॉसेस में रिजल्ट हुए। इससे ज़्यादा गिरेगी तो आप नुकसान में आ जाओगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने से सेल्स गिर सकती है बिफोर रिजल्टिंग इनटू लॉसेस? 5 लाख से गिर सकती है। अगर 6 लाख गिरी तो आप नुकसान में। 5 लाख 1,000 भी गिरी, 5 लाख $1 भी गिरी तो आप नुकसान में। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो वो भी एक फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल या बजटेड सेल्स, एक्चुअल और बजटेड सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स, जो भी एक होगा, इनटू 100। देखिए, कोई भी एक यूनिट्स वाला ले लीजिए या वैल्यू वाला। तो हमने देखा एक्चुअल और बजटेड सेल्स इज 1 लाख यूनिट्स माइनस 50,000 अपॉन 1 लाख। इसको सॉल्व करिए, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा कि आपकी सेल्स करंट लेवल से 50% गिर सकती है बिफोर रिजल्टिंग इनटू लॉसेस। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी निकलता है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली डॉलर में निकालने का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर विच इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो अपॉन सीएस रेशो। ये आपको ग्राफ के समझ में आएगा, अभी इससे समझ में कम आएगा, बट हमें अगेन डेरिवेशन में नहीं जाने की ज़रूरत, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए
ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन सी एस रेशो, प्रॉफिट हमारे केस में पहले जो बजटेड सेल्स पे था दैट वाज 2 लाख, 2 लाख अपॉन सी एस रेशो 40%, तो 2 लाख अपॉन 40% विल गिव यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर 5 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख है कि अगर मेरी सेल्स 10 लाख से 5 लाख गिर भी गई तब भी नुकसान में हूँ, 1 लाख गिरी तो भी प्रॉफिट, 2 लाख गिरी तो भी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, 3 लाख गिरी तब भी नहीं जाऊंगा, 5 लाख गिरी तब भी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा। 5 लाख से और गिरी ज़्यादा, 5 लाख 1 गिरी, 6 लाख गिरी, 7 लाख, तो आई विल बी इन लॉसेस। तो मैं कब तक सेफ हूँ? मेरे को ध्यान रखना है कि मुझे अपना नुकसान नहीं होने देना। मेरे पास इतना सेफ्टी मार्जिन है, 10 लाख से 5 लाख तक के डिस्टेंस में 9 लाख हो गई, 8 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, तब भी मैं प्रॉफिट्स में हूँ या मैं ब्रेक इवन पे रहूँगा, मैं लॉसेस में नहीं आऊँगा। तो दिस इज़ हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ इंटरप्रेटेड। सो दोस्तों, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस सब्जेक्ट के लिए, और आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग बाकी टॉपिक भी पढ़ेंगे। एज ए लेमैन आई डोंट एज्यूम एनी प्रायर नॉलेज। मज़ा आएगा, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, आई एम श्योर आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, बाय बाय।